सब लिख लिए अंकिता? हो गया? इधर ध्यान दें, सेम कंडीशन है इसमें भी, ठीक है। जहां पर आप क्या कर रहे हैं, समानांतर अक्ष लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। समानांतर अक्ष का मतलब बेटा अगर यहाँ पर एक अक्ष है तो इसके समानांतर में दूसरा अक्ष भी होगा, ठीक है। समानांतर का मतलब होता है ऐसी लाइनें जिन लाइनों के बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान हो। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी मैं स्टार्टिंग में नापता हूँ तो भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, थोड़ी देर बाद नापूं तो भी कितना होना चाहिए, दोनों की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, और जहाँ तक नापूं सभी जगह कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ऐसी लाइनों को आप नहीं बोलोगे, देखो मैं लाइट एक ये एक लाइन हुआ और ये मान के चलिए दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। तो ये समानांतर नहीं कहलाए, ये भी साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन समानांतर लाइन का मीनिंग क्या होता है, ये जब भी समानांतर लाइन की बात करेंगे तो दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, हम इसे याद रखना। और ये लाइनें आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पे जाके कट जाएगी, तो ऐसी लाइनों को हम लोग समानांतर लाइन नहीं कहते, ठीक है। समानांतर लाइन का मीनिंग समझ आ गया, कैलकुलेशन नहीं लिखना होगा, अगर पूछा जाए तो ऐसा होगा। वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि समानांतर लाइन का मीनिंग क्या है तो हम इसे याद रखना, ऐसी लाइन जिन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, हमेशा, हर कंडीशन, ठीक है। समानांतर लाइन समझ में आ गया, ठीक है। समानांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। चलो अब आते हैं हम अपने टॉपिक। इधर ध्यान, यहाँ पर देखो ये एक पिंड है, ठीक है। पिंड होता है, यहाँ पर मैं क्या मान के चलो बेटा ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन इसी अक्ष पे लेके चलते हैं, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से मैं यहाँ पर एक बूंदे लेता हूँ P, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप क्या लेते थे, पहले आर लेते थे, यार को लेते थे कि नहीं लेते थे, मुख्य अक्ष होता था। यहाँ पे ओरिजिन मानते थे आप, ओ मानते थे, बहुत सारे कंडीशन में लेते थे ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लेते थे आप लोग, आर लेते थे। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब समानांतर अक्ष के प्रमेय की बात करते हैं ना, तो एक हम मेन अक्ष लेते हैं और दूसरा अक्ष कहाँ पे लेते हैं, द्रव्यमान केंद्र में लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं, यहाँ पर मान के चलते हैं कि पिंड का क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्र का नियम यही कहता है, ठीक है। तो समानांतर अक्ष जो आप मुख्य समानांतर अक्ष ले ना, उसके समानांतर में ही एक और लाइन खींच देते हैं जो कि इमेजिनरी है, ठीक है। और वो किससे होकर खींचते हैं, द्रव्यमान केंद्र से होकर खींचते हैं, ठीक है। मुख्य जो समानांतर मुख्य अक्ष है वो कौन सा है आपका, ए बी। द्रव्यमान केंद्र से जो होकर गुजरता है वो अक्ष कौन सा है, सी डी है, सी डी है, सी डी, ठीक है। आप ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब कि मुख्य समानांतर अक्ष है ना, उससे लेके कहाँ, द्रव्यमान केंद्र वाले समानांतर अक्ष के बीच की दूरी कितनी है, ए, ठीक है। और द्रव्यमान केंद्र से लेके जो आपका मुख्य बिंदु है, पॉइंट है, जिस कण की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस कण तक की दूरी कितना लेके चले हैं, एक्स, ठीक है। मतलब अगर मैं इतने को आर बोलूं, टोटल को ध्यान दें, एकदम ध्यान से सुनना, इतने को आप क्या बोलते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आर इक्वल टू में क्या लिखूंगा, a plus b x, ए प्लस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो यही डायग्राम आपको बनाना है, बस बाकी सब चीजें समझ गए। ये जी क्या होता है, जी का मतलब क्या है, यहाँ पर गुरुत्व केंद्र है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, द्रव्यमान केंद्र बोलते हो, ठीक है। वही चलो अब नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना। अब क्या है, जहाँ आई क्या होता है, पिंड का जड़त्व, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आप जानते हो आई का मतलब क्या होता है, जड़त्व। हाँ, ये बड़े में है, यहाँ पर क्या मतलब है, आई सी एम, ठीक है। आई सी एम का मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है, जड़त्व, ठीक है। तो किसका जड़त्व ढूंढना, यहाँ पर आप आई सी एम को क्या पढ़ोगे, आई सेंटर ऑफ मास, ठीक, क्या पढ़ोगे सीएम को, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब जो भी पिंड दिया गया है उसके सेंटर में उसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है। मतलब कि उस पोजीशन का सेंटर ऑफ मास जहाँ है ना, वहां का जड़त्व आपका, समझे, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है वहां का जड़त्व आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे उसको, आईसीएम का मतलब पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समानांतर अक्ष की परितः पिंड का जड़त्व, मतलब कि द्रव्यमान केंद्र से जो लाइन गुजरी है, ये वाले लाइन, ठीक है, इसके परितः क्या निकाले हम लोग, जड़त्व, वही कहलाएगा आपका आईसीएम, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद एम क्या है, तो एम पिंड का द्रव्यमान है, जो भी है वो पिंड है, ठीक है। उतना बड़ा पिंड दिख रहा है वो क्या है, उसका द्रव्यमान है। उसके बाद ए क्या होता है, तो दोनों अक्ष के बीच की दूरी, ए मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों के दोनों अक्ष हैं, ठीक है। इधर रहेगा कोई और अक्ष नहीं है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है आपकी, ए है, ठीक है। चलो
अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, मान लो ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो दिख रहा है ए से बी वाला लाइन, इसी के परितः यहाँ से ए से बी वाला लाइन है। अगर ये मुख्य पॉइंट मान के चलते हैं तो यहाँ पर कौन सा कर ले रहे हैं, पी कर ले रहे हैं। तो पी कर क्या करता है बेटा, ये वाला जो ए बी अक्ष दिख रहा है इसके परितः चारों तरफ क्या करता है, वो गोल गोल गति करता है, ठीक है। बीच में दबरान जो तरफ हमेशा बीच में रहेगा, लेकिन हम कण की स्थिति क्या लेके चले हैं, यहाँ लेके चले हैं। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो अक्ष दिख रहा है, मोटा लाइन दिख रहा है ना, इसके परितः चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। लेकिन हम द्रव्यमान केंद्र को भी लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर देखना कैसे कैसे क्या करेंगे। मान लो ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तब सी डी एक अक्ष है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है, वो आपको दिख रहा होगा डायग्राम। सी डी है कि नहीं है, ठीक है। सी डी एक अक्ष है, ये वाला क्या है, सी डी एक अक्ष है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है। ये पॉइंट जो चीज दिख रहा है, ये क्या है, पिंड का द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र तो मीनिंग समझते हो, ठीक है, जहां पे पिंड का क्या हो, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है, केंद्र से होकर गुजरता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए बी इसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल का मीनिंग अभी समझाया। पैरेलल मतलब ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान है, ठीक है। तो वो क्या है, पैरेलल। ये साइन का मीनिंग समझ में आया आपको, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे क्या चीज, देखो जड़त्व आघूर्ण है, किसका जड़त्व आघूर्ण है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जड़त्व आघूर्ण है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ये वाला लाइन। तो इस वाले लाइन का जड़त्व आघूर्ण, इस वाले लाइन के परितः जड़त्व आघूर्ण, और जो आई होता है ये इसके परितः जड़त्व आघूर्ण है। यहाँ पर क्या है, आई मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले लाइन के परितः बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आई वाला जड़त्व आघूर्ण, और इस लाइन के परितः आप लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई से हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे होता है, ठीक है। लेकिन डायग्राम में हमारी चीजों को नहीं लिखते हैं, तो यही है, यहाँ पे लिखा भी नहीं। पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले दिख रहा है ना, द्रव्यमान केंद्र कौन सा है, सी डी है कि नहीं, द्रव्यमान केंद्र है ना। तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले समानांतर अक्ष के परितः, तो उसका समानांतर अक्ष कौन सा है, ए डी है। तो उसी के परितः क्या है, जड़त्व आघूर्ण। तो द्रव्यमान केंद्र जैसे बीच में रहेगा उसी के ऐसे घूमेगा, किसको लेकर, द्रव्यमान केंद्र। चलो तब लिखेंगे हम लोग, अतः ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। थोड़ा सा ना माइंड एकदम ऊपर रखा करो, ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। और इसको समझाने का और दूसरा तरीका है तो मैं वो भी कोशिश करूँ, लेकिन यही तरीका है, इससे भाग नहीं सकते। चलो आई स्क्वायर क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, समस्या लगाते हैं बेटा, एन आई वाई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर जगह नहीं लिखना पड़ता है। और अगर कोई लिक्विड एरोड्यूरेशन नहीं लिखते तब तो इसको मेरी चेंज नहीं है। समेसन एम आर स्क्वायर लिखते थे कि नहीं लिखते थे, ऐसा लिखते थे आर की जगह आप यहाँ पर क्या पुट करने वाले, एफ प्लस एक्स, तो आर की जगह मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ यहाँ पे, उसको रहने दो ऐसे। चलो तो फिर बाद में हम लोग फिर ये कहाँ से आ गया वो, इसमें डायग्राम में जो आर्ट है वो देखो सर, हे भगवान क्या दिक्कत है। अब भी एक्सप्लेन किया हूँ, आर कहाँ तक लेते हैं, कहाँ से आया, अभी बता, एकदम ध्यान से सुनते नहीं हो तुम, पूरा मीनिंग समझाता हूँ आपको, ठीक है। आगे तो मत सुना करो, यहाँ पे डायग्राम में अगर आर लिख दूंगा ना तो और कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से नहीं लिखा हूँ। लेते कैसे अभी समझाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को आप आर लेते थे, लेकिन ये दूसरा डेरिवेशन है। वो आई कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, इसीलिए नहीं लिखता हूँ इसको, ये सारा का सारा मेजरली बेटा समझना पड़ेगा, हर जगह लिख देंगे ना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा तुम लोग, ठीक है। ऐसे मनी दे बहुत खराब, इसीलिए अच्छी नहीं लगती, ये बस इमेजिनरी है, ऐसा लिखना जरूरी नहीं होता है, ये मुख्य पॉइंट। तो पूरा मिटा दो ना सर, क्यों लिख रहे हो? अरे नहीं, अच्छी मिटाने का नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे सब चीजें लिखे ना कचरा हो जाएगा डायग्राम, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे लिखे हैं छोटा छोटा, देखो। चलो इसका समेशन करो, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके फार्मूला लिखो यहाँ पे, कि जानते हो, जानते हो ना सब। चलो प्रार्थना बताइए, लिखो सर, मैं बता दूँ,
ए का स्क्वायर हाँ ए का स्क्वायर प्लस 2ax हाँ 2ax 2x प्लस प्लस x का स्क्वायर वेरी गुड। चलो आता है फार्मूला लिखो बगल में, ये सब जानते हो। आयो आपसे साथ अंकिता जानती है फार्मूला? जानती है? प्रार्थना पहले पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे ना? जानती है ना फार्मूला? चलो नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको फार्मूला, ठीक है? चलो मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर पूरा 8 लिख रहा है m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2m ax प्लस क्या हो गया mx का स्क्वायर, ठीक है? चलो और क्या बचा है यहाँ पे? चलो ए स्क्वायर यहाँ पे जितना दिख रहा है ना अंदर सिर्फ m और x का रखो, बाकी सबको निकाल दो। देखो ध्यान से, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ठीक है? अंदर में सिर्फ क्या रखना है बेटा, जहाँ पे m और x है तो वही पॉइंट रखो, बाकी सबको निकाल देना है। रखने का रीजन, निकालने का रीजन क्या है? ये m और x दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या है आपकी सेंट्रल दूरी है कि नहीं है? तो आई स्क्वायर तो आप लोग क्या लिखते हो? एम आर स्क्वायर लिखते नहीं, ठीक है? तो एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पे आप आई आसानी से पुट कर पाओगे। चलो इसका टोटल समेशन करते हैं। देखो ध्यान से, मैं टोटल समेशन कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ बेटा, ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ समेशन ऑफ एम, ठीक है? प्लस यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, 2a निकाल रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दो 2a निकाला, फिर क्या हो गया समेशन ऑफ क्यों निकाल? ये देखो यहाँ पे m हुआ, ये mx हुआ, ठीक है? तो मुझे बताओ समेशन ऑफ m, ये स्मॉल m है, यहाँ पे स्मॉल m है, ठीक है? समेशन ऑफ m का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान। आप कैपिटल m नहीं बोलते हो, बोलते हो ना? तो इसकी जगह मैं फ्यूचर में क्या लिख सकता हूँ, बाद में जब समीकरण कैपिटल m लिख सकता हूँ। ये क्या होता है बेटा, इस पिंड में, ये पिंड क्या है, असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये जो समेशन ऑफ m होगा, मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ m को क्या बोलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड का द्रव्यमान, ठीक है? तो इसको एक बड़े पद में क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समेशन ऑफ स्मॉल m की जगह मैं क्या पुट करूँगा, इसके आगे स्टेप में कैपिटल m पुट करूँगा, ठीक है? इस वजह से पूछे हैं। और यहाँ पे ये जो मिली याद है समझते जाओ, बस लिख रहा हूँ, समझो फिर बताते जाओ। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ m। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना तो 2 है नए है, ठीक है? तो इसमें से कुछ भी नहीं निकालूंगा। कितना हो गया mx, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे हम क्या ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, CD अक्ष के परिता P का जड़त्वाघूर्ण इक्वल टू मैं क्या लिखूँ, mx स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर लिखूँगा CD ये अक्ष है, ठीक है? इसके परिता मतलब इसके चारों का घूर्ण बोल रहा है, ठीक है? तो इधर ध्यान दो, ये सिर्फ C और D अक्ष की बात कर रहा है, ठीक है? अब पिंड क्या है, पिंड कहाँ पे है आपका, मतलब पिंड बोल रहा है, P कण कहाँ पे है, सामने में यहाँ पे है ना, ठीक है? अब इसके परिता बोल रहा है, अगर CD अक्ष के परिता बोलेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप सेंटर मान के चलोगे नहीं, तो अब ये कण किसके परिता घूमेगा, CD के चारों घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हालांकि कि पिंड ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन अभी इस कंडीशन में क्या लेना है हमको, CD अक्ष के परिता P के चारों घूमने लेना है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है कि नहीं, ठीक है? और ICM के हिसाब से I इक्वल क्या लिखता हो, mr स्क्वायर, r क्या है, रेडियस मतलब की दूरी होती है, ये होती नहीं? तो ये r क्या होता है, मुख्य अक्ष से पिंड की दूरी, ठीक है? तो जब CD अक्ष को लेकर चलते हैं तो इसका मुख्य अक्ष क्या हो गया इस कंडीशन में, CD हो गया, ठीक है? अब P का कण कहाँ है, P पर, तो CD अक्ष से इसकी दूरी क्या है बेटा, x है, ठीक है? तो I इक्वल क्या होता है, mr स्क्वायर, मतलब m पिंड का द्रव्यमान है वो तो रखेंगे ही, और r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x, ठीक है? क्योंकि CD अक्ष से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, x होगी। तो यहाँ पर इसकी I इक्वल कितना हो जाएगा आपका, mx स्क्वायर, जो कि हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है? चलो अब यहाँ पर और क्या ये हो गया,
अब यहाँ पर देखिए ये समेशन ऑफ क्या है, स्मॉल एम है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एम लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ कैपिटल एम? बताया समेशन ऑफ एम का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों को हम लोग कैपिटल एम लिख सकते हैं। कैपिटल एम मतलब क्या हो गया, पूरे पिंड का द्रव्यमान, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों को, इसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटे कण, तो उसको बड़े कण को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो समेशन ऑफ स्मॉल एम इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एम। अब यही क्या है आपका पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, चलो अब क्या बचा आपका, यहाँ पे और एक स्टेप है ना, हाँ सिग्मा एमएक्स है ये। सीडी को आप लोग क्या लिखते थे जब इसके परिता जड़ा तो अपना होता तो आईसीएम लिखते थे, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। सीडी के परिता मतलब आईसीएम का जड़ा तो आईसीएम का जड़ा तो अपना आपके पास कितना है, एमएक्स स्क्वायर, तो इसको आपने क्या लिखोगे, सिग्मा एमएक्स। ठीक है, अब दो चीजें पता चल गया आपको, सिग्मा एम पता चल गया, इसको कैपिटल एम लिखना है, और सिग्मा एमएक्स को क्या लिखना है, आईसीएम लिखना है। ठीक है, दो चीजें पता चल गई। तीसरा चीज अब यहाँ पर दिया हुआ है, सिग्मा एमएक्स क्या है, अक्ष सीडी के परिता, मतलब कि ये सीडी था, इसके परिता पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का, मतलब पिंड के अंदर जितने भी कण होता है इसके क्या हो गए, टोटल जड़त्व आघूर्ण का क्या है, योग है, सिग्मा जो एमएक्स है। इसके नीचे देखना, इसको हटा कैसे रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, सिग्मा एमएक्स क्या है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका, सीडी क्या है, अक्ष है। ठीक है, तो क्या होता है, सिग्मा एमएक्स है सीडी के परिता समस्त कणों के आघूर्ण, मतलब सीडी के चारों तरफ जो कण घूमते हैं, ठीक है, उसका टोटल आघूर्ण क्या है आपका, सिग्मा एमएक्स है। मतलब कि यहाँ ये क्या हो गया, क्वांटिटी है, इसी का द्रव्यमान क्या होता है, एम होता है ना। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो इसी के परिता जितने भी आघूर्ण होंगे ना, तो क्या कहलाएगा आपका, सिग्मा कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ आघूर्ण की बात करें, ना कि जड़त्व आघूर्ण, उसी के सराउंडिंग में जो है उसकी बात करें। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पर समस्त आघूर्णों का योग है बोला गया है, समस्त आघूर्णों को मतलब सिग्मा एमएक्स में क्या होता है, जितनी भी सारी चीजें होती है उसका योग ही होता है। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, योग, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बनाया गया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, क्या होता है, परंतु पिंड अपने द्रव्यमान के अंदर पर क्या होती है, सदैव संतुलित रहती है। अगर सीडी केंद्र की बात करें, ठीक है, और द्रव्यमान केंद्र की बात करें, ठीक है, तो जो भी पिंड होता है, अगर स्केल को भी आप उंगली पे रखते हो तो क्या होता है, यहाँ पर स्टेबल हो जाता है, मतलब कि पूरी तरह से संतुलित रहती है, ना तो वो इधर जाती है ना ही उधर जाती है। जाती है क्या, नहीं जाती है। यहाँ पर कोई चीज़ है बेटा, पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर क्या होता है, सदैव संतुलित रहती है, अतः वस्तु के समस्त कणों के आघूर्णों का योग भी क्या होगा बेटा, शून्य। संतुलित होने का मतलब, एक अगर द्रव्यमान केंद्र की बात आएगी, मतलब पिंड में क्या हो गया, पूरी तरह से संतुलन में है, मतलब किसी भी तरफ का उसका कोई भी झुकाव नहीं है। अब जब संतुलन में मानते हैं वस्तु को, तो उसका समस्त कण है, उसके जितने भी आघूर्ण होंगे सारी की सारी चीजें क्या होंगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, और वो कहाँ पे होगी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी, द्रव्यमान केंद्र पर ही होगी। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम लोग सिग्मा एमएक्स को क्या लेंगे, 0 लेंगे, पिंड संतुलन रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टोटल लास्ट में फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू समीकरण है। ठीक है, अब देखो समीकरण एक, आई इक्वल टू कितना हो गया, समीकरण देखो क्या है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एमएक्स क्या है, सिग्मा एम क्या है, कैपिटल एम है कि नहीं, ये क्या हो गया, मतलब इसको ऐसा लिखो क्या, एम ए स्क्वायर, तभी चलेगा, सब साथ में प्लस इसको दो, ये क्या लिखा हुआ है, 2a। ठीक है, इनटू सिग्मा एमएक्स क्या है, 0 है, सिग्मा एमएक्स का मतलब क्या है, 0 प्लस नेक्स्ट क्या है, सिग्मा एमएक्स का स्क्वायर, सिग्मा एमएक्स का स्क्वायर कितना है, आईसीएम। चलो माना गया हमारे पास सबके सब क्या लिखेंगे, कैपिटल एम ए स्क्वायर प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया ना, प्लस ये बचा,
यही है सबका। और काला मतलब यही तो आना चाहिए। हाँ यही लाना है, इसको आगे इसको नीचे। चलिए ध्यान दें, ठीक है, नहीं जरूरत नहीं, ठीक है। हर डायग्राम में तो बना रहे हो, इतना तो सबको आता है, ठीक है। इधर ध्यान दें, यहाँ पर क्या पर लिखे हैं, हाँ ये छोटा सा डायग्राम है, इतना बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या होता है, मान लो घूमना अक्ष से 8 दूरी पर एक कण का रेखित त्वरण ए है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये भी मान के चलते हैं, ये क्या होता है आपका घूमना अक्ष जाता है, जिसको आप मुख्य अक्ष बोलते हो, है ना। तो यहाँ से एक विद्युत दूरी पर का एक कण पी है, ठीक है। तो इसी का त्वरण क्या लेके चले बेटा, ए लेके चले। इसका द्रव्यमान क्या होता है, एम होता है। कण का नाम क्या है, कण का नाम पी है। इसका द्रव्यमान क्या है, एम है। और इसी कण का त्वरण क्या है, ए है। ये कहाँ है, मुख्य बिंदु से आर दूरी पर। ये लिख लो, मान लो घूमना से आर दूरी पर स्थित एक कण का रेखित त्वरण क्या है, ए, ठीक है। तब गति का द्वितीय नियम से, ठीक है, हम गति का सेकंड नियम लगा रहे हैं। तो गति का सेकंड नियम क्या है आपका, एफ इक्वल टू एम है, ठीक है। ए का मतलब एम है, तो एम को वैसे को वैसे रख दिए। ए का मीनिंग आप जानते हो, अभी केंद्रित त्वरण से ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम अल्फा आर, इसको पॉइंट पर आ जाएगा, सभी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन एम अल्फा आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, किसी अक्ष पर का बालाघूर्ण, ठीक है। बालाघूर्ण क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन में पूछा गया बालाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण, ठीक है। जड़त्वाघूर्ण निकल जाएगा, तो बालाघूर्ण के लिए अपने को मान चाहिए। तो बालाघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू एफ आर, पहले को पढ़ो फार्मूले आ होगा तो बन जाएगा। टाउ इक्वल टू एफ फार्मूला, एफ को भी यहाँ पर आप पहले से निकाल सकते हो। एफ का मान क्या आएगा आपका, एम अल्फा, यहाँ पर एफ का मान पुट कर दो, एम अल्फा इंटू क्या है, सामने में आर है, आर हो गया, फिर सभी को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, एम अल्फा आ गया स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक पिंड के लिए बड़ा होगा। ये जो मान निकले हैं किसके लिए है, किसी एक पिंड के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। अगर क्या हो यहाँ पर तो बहुत सारे पिंड हो, ठीक है। एफ इंटू डी होता है, डी ही आर है, ठीक है। हर जगह मीनिंग सेम होता है, डी बोलो आर बोलो, सभी की सभी क्या दर्शाते बेटा, रेडियस को ही दर्शाएंगे, ठीक है। चलो, तो अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पर, तो पहले पिंड के लिए लिख रहा हूँ तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग कण की बात करें तो पहले कण के लिए क्या हो जाएगा, सेम फार्मूले में पहले कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1। पहले कण का जो पहले कण का रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से वहां तक तो r1, ठीक है। और अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण सभी कण के लिए क्या होगा, एक समान होता है। प्लस दूसरे कण के लिए कितना हो जाएगा, m2 अल्फा r2 का स्क्वायर। तीसरे कण के लिए m3 अल्फा r3 का स्क्वायर। इन सभी में कॉमन क्या है, एम अल्फा, सिर्फ अल्फा कॉमन है, अल्फा बस तो बोली सर, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ये सभी के सभी कॉमन है, ठीक है। टाउ स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा। आप देखो ये सभी के सभी क्या है, अलग अलग कण है ना, ठीक है। और यहाँ पर और भी आगे बहुत सारे कण हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, समेशन ऑफ, कैसे लिखते हो, बहुत सारे कणों को एक साथ जोड़ना होता है तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर को मैं आई नहीं लिख सकता हूँ। तो टाइम टाउ कितना हो गया बेटा, अल्फा हो सकता है, ठीक है। आप देखो ये टाउ क्या है, बल, आई क्या है, जड़त्वाघूर्ण है। और ये पूछा गया था बलाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण का संबंध आई नहीं है, तो टाउ कितना आ गया बेटा आपका, अल्फा। ये निकल गया आपका पिंड को थोड़ा सा, तो ये नहीं है, अल्फा है, हाँ। देखो रेखित त्वरण ए लेके चले थे, लेकिन हमको यहाँ से क्या मिल गया, अल्फा। लेकिन हाँ यहाँ पे कहीं पे दर्शाने का अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कोणीय त्वरण। लिख लेना कहीं पे, कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। अल्फा क्या है आपका, कोणीय त्वरण है। अब यहाँ पर इसकी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टाउ क्या है आपका, बल आघूर्ण,
इक्वल टू अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, इंटू आई क्या है, जड़त्व। चलो